लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अरे प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन, बाल को फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? शो दैट 1 एम्पियर इज इक्वलेंट टू फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? जब किसी भी वायर में से कितने चार्ज फ्लो करते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, ये बोल रहा है वो। अब एक बात चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ क्वेश्चन तो कभी आए भी नहीं है, तो मैंने जस्ट ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए दे दिया। उसको करो ना करो एक ही बात है। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान दूँ तो आई इक्वल टू क्या होता है? QIT होता है। से आई इक्वल टू क्या कर सकता हूँ? NE/T, ऐसे कर सकता हूँ मैं। सही है। अब आई कितना बोल रखा है उसने? 1 एम्पियर उसने खुद बोल रखा है कि आई कितना है? 1 एम्पियर। तो आई की जगह लिख सकता हूँ 1, यहाँ लिखूंगा n, और ई की जगह क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻19। और टाइम भी उसने खुद बोल रखा है। कितना टाइम बोल रखा है उसने? पर सेकंड। पर सेकंड लिखा हुआ है ना इसमें साफ साफ, तो क्या आएगा? 1। ठीक है, अब ये 1 इधर जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 डिवाइड पे क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू n। सही है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 10⁻19 ऊपर जाएगा, तो क्या जाएगा? 10⁻+19 अपॉन 1.6 इक्वल टू क्या जाएगा? n। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा कितना? 6.25 इंटू 10⁻18n। मतलब किसी भी वायर में जब इतने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तब जाके 1 एम्पियर करंट होता है। तो सोच लो 1 एम्पियर करंट करने के लिए कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 एम्पियर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कभी पूछेंगे नहीं, बस सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। चले आगे चले। चलो नेक्स्ट। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम दे रखा है आपको 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू कितना? 60 सेकंड। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पास करें, मतलब n निकालना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, और करंट भी दे रखा है। करंट कितना है? 300 मिली एम्पियर। अब मिली को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10⁻³ ठीक है, कर लोगे ना सिंपल। आई इक्वल टू क्या होगा? QIT, फिर से क्या आएगा? आई इक्वल टू NE/T। आई कितना है हमारे पास? ये 300 इंटू 10⁻³ एन मेरे को निकालना है, इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में टी कितना आएगा? 60 सेकेंड। इसको इधर ले जाना, इसको नीचे ले जाना, तो कितना जाएगा? 300 इंटू 10⁻³ इंटू में 60 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू क्या जाएगा? n। इसको सॉल्व कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। सिंपल, सबसे सिंपल लग रहा है ना? सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, और कई बार ना पहले फॉर्मूला बना लो ना, वो बेटर रहता है। जैसे मैं तो अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, आप पहले ही फॉर्मूला बना लो, IT/E इक्वल टू n। ऐसा फॉर्मूला बना के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा वो। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है ना? इजी क्वेश्चन है। चले अगले थर्ड क्वेश्चन में, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, थर्ड में चलते हैं हम। थर्ड में क्या बोलता है? इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम सबको पता है कैसा होगा? बीच में एक होगा न्यूक्लियस, और फिर होगा एक ऑर्बिट, और उसका रेडियस दे रखा है। रेडियस का ऑर्बिट का रेडियस कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये तो रेडियस दे रखा है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कितने की स्पीड से? इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है, कितनी बताना जरा? 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा है, जो कि मुझे पता ही है। बोल रहा है कि करंट निकालो। क्या निकालो? करंट निकालो। आई इक्वल टू Q/T। ठीक है, ये बात समझ में आई? इतनी चीज क्लियर है? कैसे निकलेगा करंट? देखो, चार्ज तो मेरे को पता चल जाएगा सिंपल। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो आई इक्वल टू जब मैं लिखूंगा NE/T, एन की जगह क्या आएगा? 1, ई की जगह क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻19। पर क्या मेरे पास टाइम है भी? नहीं है, पर टाइम में निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है। हाँ, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर्कल में तो 2πr अपॉन में स्पीड कितनी होगी? वो दे रखी है s। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली पुट करूंगा। मैं क्यों करूंगा, कोई बताएगा? आप क्योंकि यहाँ भी सॉल्व करोगे, फिर यहाँ भी सॉल्व करोगे, तो 2 बार सॉल्व करना पड़ जाएगा, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो एक ही बार सॉल्व करना चाहिए कभी भी। पहले पुट कर लो, फिर लास्ट में सॉल्व करो, जो कट रहा है कट जाएगा अपने आप ही। तो सीधे मैं यहीं पे पुट करूंगा। एन की जगह क्या आएगा बताना जरा? 1, ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻
19, टी की जगह 2 पाई आर और अपॉन में एस। एस मतलब पता नहीं यहाँ पे क्या है, स्पीड। ठीक है, एस को मैं सीधे ऊपर भेज दूँ, चलो यहीं पुट कर देता हूँ फिलहाल। अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा बताना जरा। आई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर, रेडियस कितना है 5 इंटू 10⁻⁻11। और ऊपर ये जो ऐसा ही ऊपर चले जाएगा, और एस की वैल्यू कितनी स्पीड दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻6। किसी को इसमें कोई शक नहीं है ना, सिंपल ये वैल्यू है 22/7 आर एस ऊपर चले गया। ठीक है, अब ये भी ना चीजें आपको विद टाइम सीखनी चाहिए कि मैंने इसमें पाई की जगह 3.14 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि मैंने खुद ही देख लिया था कि मेरे को दिया उसने 22 जानबूझ के। अगर मैं 3.14 पुट करूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेट करना और ज्यादा टफ हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 22/7 पुट करूंगा 22 से 22 कट जाएगा। तभी मैंने बोला कि कभी भी एक ही बार सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इसको यही सॉल्व करने की कोशिश करते तो मे बी नहीं हो पाता। ठीक है, इधर सॉल्व करो तो ज्यादा हो पाता है, और हो भी जाता तो एक ही बार सॉल्व करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लोगे ना इसको। कितना आएगा ये 16 इंटू 10⁻⁻19, ये 7 में ऊपर भेज दो 7 इंटू में 22 इंटू 10⁻6 अपॉन में क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻11 इंटू में एक पॉइंट इसका 10, एक पॉइंट उसका 10 और 7 ऊपर भेज दिया। सीधे सीधे क्या होगा बताओ, 22 चले जाएगा, 2 8 जाएगा, और कुछ जा रहा है कहीं जाएगा, 5 भी जाएगा अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ। सही है, चलो इसको पहले लिख देते हैं हम। 8 7 जा 56 इंटू 10⁻⁻19, सही है, इंटू 10⁻5 इंटू 10, ये क्या क्या पता चला 10⁻6 को मैंने बांट दिया। अब मैंने क्यों बांटा, ताकि 5 से ही कट जाएगी, और नीचे क्या बचेगा आपका 5 इंटू 10⁻11, ये और ये क्या आएगा बताना जरा, इंटू 10 इंटू 10, चलो ऐसे लिख देता हूँ 5 सूझा। अब तो सॉल्व कर लोगे ना। ठीक है, 56 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा बताओ, 6 टू 12, 5 टू 10, 11 112 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का 5, ये ऊपर जाएगा प्लस का 11, और ये ऊपर जाएगा माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल, समझ में आया, किसी कोई डाउट। युवराज, ठीक है। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मतलब पेपर में आने वाला था, सिंपल बेसिक क्वेश्चन थे, बस वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, कर दे रहे। चलो फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ आपको अगर ग्राफ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको बना लेना ग्राफ को अपने उसमें असाइनमेंट में। पता नहीं प्रिंट थोड़ा सा बेकार ही आया है, और ये शायद 5 है, ये क्या है 10, और ये क्या है 0, और ये यहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट है वो भी क्या है, मेरे ख्याल से 5 है। हाँ 5 है, ठीक है। ये कितना आई है और ये कितना है टी है। ठीक है, आपसे क्या बोलता है वो कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर, क्या निकालना है, फाइंड दी, कैसे निकलेगा किसी को पता है? अच्छा क्वेश्चन है, बोलो किसी को पता है? हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब ये 11th के कॉन्सेप्ट आ गए वापस। 11th में मैंने जिसने भी पढ़ाया होगा उसको मैंने दो चीज़ बताई थी, अगर ये इससे डिवाइड होता है तो स्लोप निकालते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो एरिया निकालते हैं। अगर आप करंट का फॉर्मूला देखो तो करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, और क्यू कैसे आता है आई मल्टीप्लाई बाय टी। करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद चार्ज आ रहा है, मतलब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना। और जब भी ग्राफ में मल्टीप्लीकेशन का रूल लगता है इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। और आपने ये चीज किया होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 11th में पढ़ा था, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता था और आपसे बोलता था डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो कैसे निकालता है डिस्प्लेसमेंट, ए अंडर द कर्व। अब क्यों निकालता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी ग्राफ के क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लीकेशन का रूल लग रहा है तो इसका मतलब क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। तो यहाँ भी क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। ठीक है, अब एरिया तो निकाल लोगे ना। क्या दिख रहा है, क्या कौन सी शेप दिख रही है आपको ये, या तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा, या फिर पूरा का पूरा एक साथ निकाल दो। कौन सा लग जाएगा, एरिया ऑफ क्या फिगर है ये, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी लगा दे तो ये बात बन जाएगी। मैं बोल दूंगा Q इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कितना होगा बताना जरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में, तो हाफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये कितनी है 10 प्लस ये कितना है 5 से 10, ये 5 ही होगा ना, ये तो 5 इंटू में यहाँ से यहाँ तक 5, यही हाइट है ना, सही है। अब इसको सॉल्व कर दो, क्यू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू में 5, इसको सॉल्व कर दो आ जाएगा आंसर 15 5 जब 75 होता है, 75 को क्यू से डिवाइड कर दो, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 6 2 7 14 37.5 कूलम ऑफ चार्ज। ग्राफ का हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप, ठीक है। तो दो फॉर्मूले थे, एक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E/T/m और एक और फॉर्मूला था I = NEA/VD, ठीक है। इन्हीं दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 8th क्वेश्चन होगा। अब 8th क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो क्या बोलता है कि कॉपर की वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R = दे रखा है कितना 10 ओम, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको समझाया ना क्या होता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये कितना दे रखा है एरिया 1 mm², कितना दे रखा है मिलीमीटर। इसको अगर मेरे को मीटर में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, किसी को पता है? अगर 1 mm होता है तो 1 mm में कितने मीटर होते हैं बताना जरा, मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर, सही है, ये बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे 1 मिलीमीटर नहीं है, 1 मिलीमीटर का क्या है स्क्वायर है, और जब भी स्क्वायर होता है तो इसका भी क्या करना पड़ता है स्क्वायर करना पड़ता है। तो इसके एरिया को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1 इंटू में 10⁻³ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सही है, पूरे का स्क्वायर कर दिया, तो जो इसका एरिया आएगा वो आएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका एरिया दे रखा है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगला पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, वोल्टेज कितनी दे रखी है पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, कितने दे रखी है 10 वोल्ट। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है हमको VD, ये फाइंड करना है हमको, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, इसका मतलब हमको बड़ा एन दिया है छोटा एन दिया है, छोटा एन, ठीक है। आपको मैंने जब डेरिवेशन कराई थी बताया था, एक होता है बड़ा एन, एक होता है छोटा एन। बड़ा एन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और छोटा एन होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और उसने खुद ही लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मतलब जो वॉल्यूम होती है वो क्यूबिक में ही तो होती है ना, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। तो बेसिकली हमको छोटा एन गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है छोटा एन कितना है बताना जरा 8 इंटू 10⁻²8, ठीक है। अब हमको VD निकालना है, क्या निकालना है देखो, अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, नहीं, क्योंकि ना मेरे पास ये है ना इसमें तो कोई दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला फिर भी लग रहा है मेरे को, क्योंकि एन की वैल्यू गिवन है, ई भी गिवन है, ए भी गिवन है, बस मेरे को क्या चाहिए फिलहाल आई चाहिए, और आई हम निकाल सकते हैं V = IR। तो सबसे पहले मैं आई निकालूंगा, फाइंडिंग आई, V = क्या होता है IR, तो आई की जगह क्या रख सकते हैं हम V/R, ये रख सकते हैं हम। और मैंने आपको बोला है कि 2 बार सॉल्व नहीं करता, मैं इसी को डायरेक्टली क्या करूंगा यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा अल्टीमेटली वो बन जाएगा आई की जगह आएगा V/R = NEA/VD, और क्योंकि मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो NEA को मैं डिवाइड में जाऊंगा, तो VR NEA = में VD, इसको मेरे को सॉल्व करना है। वोल्टेज कितनी है मेरे पास 10, रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 10, नंबर डेंसिटी कितनी है मेरे पास 8 इंटू 10⁻28, ई कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया कितना आएगा मेरे पास 10⁻⁻6। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तब जाके मेरे पास VD आने वाला है। और इसको सॉल्व करना इजी काम नहीं है, मैं फिर भी बता दूं टफ लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं काटने के लिए, ठीक है। पावर को ऊपर भेज दो पहले 10 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻+19 हो जाएगा ये। अच्छा पहले नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं तब जाके 10 से 10 कट गया सीधे सीधे 1/8 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻28 माइनस का 19 माइनस का 6 = VD, तो आ जाएगा 1/8 इंटू 1.6 इंटू में 28 माइनस 19 कितना आएगा 9,
अच्छा इसको पहले सॉल्व करते हैं। -19 -625 10 की पावर 3 आ रहा होगा VD, तो 10 की पावर 3 को आपको ऊपर भेजना पड़ेगा। टेन की पावर -3 अपॉन में 8 इंटू 1.6 इक्वल टू VD। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही आ रहा है, एक बार देखना, ऐसे ही आ रहा है, सबका यही आ रहा है? ये कैसे सॉल्व होगा, किसी को पता है? देखो अगर आप एग्जैक्टली यही आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो मे भी गलतियां हो सकती है। आप अपने तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, अपनी तरह से कैलकुलेशन कर सकता हूं। मैं कैसे बता रहा हूं, मैं आपको देखो बहुत सिंपल बताता हूं। देखो आप क्या करो, मेरे को पता है नहीं ऊपर वाला कटेगा नहीं, ठीक है, ऊपर काटने के लिए कुछ तो डिजिट चाहिए मेरे को, ये सबको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 10 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में क्या आ जाएगा 16 8 जा कितना होता है 144, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? 128, अच्छा 144 9 जा होता है, हाँ सॉरी 128 इक्वल टू VD, सही है? हाँ हाँ बोल। ये आपका आंसर आ गया, हाँ तो ठीक तो है फिर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 10 को डिवाइड कर देना है किससे, 128 से, कर लोगे। कैसे करते हैं, डेसिमल में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करेंगे तो बहुत सिंपल बताता हूँ, आप जीरो अपने हिसाब से दे दो, 2 जीरो और दे दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जितने जीरो दिए हैं उतने जीरो नीचे भी दे दो, और वो कहाँ चले जाएंगे। अब ये किसी को समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिया तो 2 जीरो यहाँ भी बढ़ा दिए। कैसे बढ़ाया पता है ना, -5 नीचे था, ऊपर भेज दिया मैंने। अब इसको तो इससे डिवाइड करना आसान है ना, बाद में -5 लग जाएगा वो, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो 10 को डिवाइड कर लो, और तो भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यही छोड़ दो। मार्क्स पूरे तो नहीं मिलेंगे, वो डिपेंड करता है चेकिंग पे, ठीक है। और इस बार जैसी चेकिंग हुई है वो तो बहुत खतरनाक चेकिंग हुई है, ठीक है। 10th क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब 10th क्वेश्चन में अगर किसी को डायग्राम नहीं पता चल रहा तो मैं यहाँ बना देता हूँ, और आप अपने नोट्स में मतलब असाइनमेंट में बना लेना उसको। फाइव ओम, 30 ओम, 5 ओम, 15 ओम, आर 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 ओम। ये वैल्यूज हैं आपके पास, जो असाइनमेंट है उसमें इसको करेक्ट कर लेना। और आपको जो करंट दे रखा है वो दे रखा है यहाँ से 0.2 एम्पियर, और यहाँ पे करंट है 0.2 एम्पियर, ठीक है। ये आपका सर्किट है। बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, पहले कह रहा है कि R की वैल्यू निकालो इन द सर्किट सो दैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2, करंट इस पर 0.2 है जो कि गिवन है। व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B, ये बेसिकली ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका B। तो पूरे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बोलता है क्या करना है, फाइंड करना है किसकी वैल्यू को, R की वैल्यू को। दूसरा क्या करना है, फाइंड VAB, वोल्टेज अक्रॉस AB। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? देखो अगर आप ध्यान रखो तो ये जो पूरा सिस्टम दे रखा है इसमें कहीं भी बैटरी नहीं दे रखी, मतलब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ सॉल्व, ठीक है। कैसे करूँगा सॉल्व बताओ, ये 5 है, ये 3 है, ये या 5 ही है, 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 हो गया ना। ये पता है ना सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्लस हो सकता है, सीरीज में क्या हो सकता है, डायरेक्टली प्लस हो सकता है, R1 प्लस R2 लग जाएगा। और पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही लगता है फॉर्मूला। अब ये तो सीरीज में हो गया एक ही वायर में, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, इसको हटा दो पूरे को मैं, ठीक है। अब इसको आप मेथड से करना जानते हो ना, कैसे करेंगे उसको, प्रॉपर लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना। आप लिख देना 5 and 5 आर इन सीरीज सो दे विल मर्ज टू फॉर्म 10 ओम। अब ये 10 ओम, ये 30 किस में दिख रहा है आपको, पैरेलल में, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्या लगेगा 1/R इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10। अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 31 और आ जाएगा 3, तो 1/R इक्वल टू क्या जाएगा 4/30, तो R क्या आ जाएगा 30/4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, आ जाएगा 15/2, ठीक है, या फिर 7.5। तो इसको हटा दो पूरे को, हटा दो ना, कितना आ जाएगा बताओ इसको सॉल्व करके,
15/2। ठीक है, अब ये वापस किस में दिख रहे हैं, फिर से पैरेलल में दिख रहे हैं। ये हमने गलती करी, एक साथ ही सॉल्व कर लेना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर रहता, तीनों ही पैरेलल में थे। ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया उस वक्त। चलो दोबारा से करना पड़ता है, चलो यहीं पे कर दो उसको, तीनों पैरेलल में, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या था ये, एक यहाँ पे था आपका कितना 10 था, अच्छा ये 10 था, और यहाँ पे क्या था, अच्छा यहाँ पे आपका 30 था, और यहाँ पे 10 था ना, तो ये तीनों पैरेलल में थे ना, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 1/15, तीनों का एलसीएम क्या आएगा इस बार 15, हाँ सॉरी 30, 1 3 2, कितना आ जाएगा 6/30, इसको सॉल्व करोगे तो 1/5, तो आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या होगी 5। मतलब इन सारे ही रेजिस्टेंस को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 5 ओम। ठीक है, सही है, इतनी चीज क्लियर है। अब मेरे को बताओ इस पूरे ही सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है कि मेरे पास, ये ठीक है, और टोटल कितनी बैटरी है, ये और ये, और वो कितना दे रखा है करंट 0.2। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड क्या है आर निकालने का, हाँ बताओ। अरे मैंने आपको बताया था जब भी एक सर्किट में अगर आपको एक से ज्यादा बैटरी दिखे तो सिंपल क्या लगा देना चाहिए, केवीएल लगा दो। सबको केवीएल लगाना आता है, केवीएल लगा दो, इसको नाम दे दो, ये ए बी ऑलरेडी दे रखा है, इसको दे दो सी और इसको दे दो डी। अब कहाँ से ए से बी की तरफ जाए, नहीं ए से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से बी की तरफ, बी से वापस ए की तरफ। अगर ए से मैं सी की तरफ जा रहा हूँ तो क्या आएगा बताना जरा, आर है, कितना करंट पास हो रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं 0.2 आर, फिर कितना आएगा प्लस का 2, फिर यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 10 × 1, सॉरी 10 × 0.2, ब्रैकेट में लिख देता उसको, फिर ऊपर गए कितना आएगा -6, यही आएगा -6, -6, और यह कितना आएगा 5 इंटू में 5 इंटू, सॉरी प्लस में आएगा ना ये, तो प्लस में 5 इंटू में 0.2, ठीक है, इक्वल टू में 0। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो क्या आपके पास आर की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना आर की वैल्यू। पीछे दोनों को केवीएल लगाना आता है, कराया था, हाँ बस ठीक है, फिर करो सॉल्व। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इनकी वोल्टेज डायरेक्टली निकाल लो यहीं पे मल्टीप्लाई करके, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आसान था। कितना आएगा 5 इंटू 0.2 आएगा ना, V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई कितना आएगा 0.2, आर ये हो गया, कितना आएगा पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, 2 5 10, 5 से 5 कटेगा, कितना वोल्टेज आ गई 1 वोल्ट, है ना। और अगर मैं इसका निकालूँ तो कितना आएगा V इक्वल टू आई आर, कितना करंट पास हो रहा था 0.2 इंटू में 10, पॉइंट हटाएगा तो 10 आएगा, 10 से 10 करके कितनी वोल्ट आ जाएगी 2 वोल्ट। तो अब मेरे लिए आसान हो गया ना ज़्यादा, तो इसको लिखूंगा 0.2 आर प्लस का 2 प्लस का, इसको सॉल्व करके क्या आया था 2 माइनस का 6 और प्लस का 1, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया था 1 आया था, इक्वल टू में क्या आएगा 0, तो आएगा 0.2 आर प्लस 2 + 2 4, 4 + 1 5, और माइनस का 6 माइनस का 1, -1 इक्वल टू 0, तो 0.2 आर इक्वल टू क्या जाएगा 1, तो आर क्या आएगा 1/0.2, पॉइंट ओवर फिर तो क्या आएगा 10/2, क्या जाएगा 5 ओम, आ गया 5 ओम। अगला पार्ट क्या था, क्या करना फाइंड वी ए बी, ये तो बहुत सिंपल हो गया। वी ए बी मतलब या ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज, कितनी वोल्टेज अक्रॉस, ये तो पहले ही फाइंड कर दिया था हमने। V इक्वल टू आई आर है, कितना करंट जा रहा है 0.2, कितना डिस्टेंस इसके बीच में 5, तो आपके पास आ गया 1 वोल्ट, ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। चलो 11th ट्राई करो एक बार खुद से। ये R1 है आपका, ये बैटरी हो गई, और यहाँ से R2 है, ये R4, और ये R3, एक, हाँ R3 है, सही है R3, ये आपको वैल्यू दिया है। यहाँ वाला पॉइंट आपका A, यहाँ वाला पॉइंट है B, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है I1, और ये करंट यहाँ पे जा रहा है I1, इसमें जो करंट है वो है I2,
और इस वाले में जो करंट है वो है I3, इस वाले में जो करंट है वो है I4। यही डायग्राम है। और अगर आप क्वेश्चन देखो तो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो है R1 की वैल्यू है 4 ओम, R2 और R3 बराबर है कितने, 15 ओम के, R4 है आपका 30 ओम के बराबर, और EMF बैटरी की वोल्टेज देखिए 10 वोल्ट। क्या फाइंड करना है आपको, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके अलावा क्या फाइंड करना है, करंट इन ईच, मतलब मेरे को फाइंड करना है I1, I1, I2, I3 एंड I4। ये इसके 5 पार्ट हो गए तो क्वेश्चन के, इतनी सारी चीजें आपको निकालनी है। कैसे होगा बताओ। देखो पहले तो इसको चेंज कर दें हम, जो जो वैल्यू दी हो पुट कर दें, R1 की जगह 4 कर दें, सीधे सीधे 4 ओम, R2 R3 दोनों 15 ओम के, ये भी 15 ओम है और ये भी 15 ओम है, ठीक है। R4 30 ओम है, और E बैटरी दे दी 10 वोल्ट की, कर दी वैल्यू पुट, सही है। अब देखो कैसे बनेगी बात, ध्यान सुनना। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकल जाएगा, ये तीनों किस में है, पैरेलल में, सबको दिख रहा है। ये अलग करंट है, अलग करंट है, अलग करंट है। जब अलग करंट हो गया तो पैरेलल हो गया अपने भी, पैरेलल की कंडीशन ये होती थी, तीनों में अलग करंट है, तीनों पैरेलल में, तीनों को सॉल्व कर लोगे, उसके बाद ये किस में होगा, सीरीज में। फॉर्मूला का रेजिस्टेंस तो निकल जाएगा बड़े प्यार से। अब आपको जब करंट निकालना होगा तो I1 बराबर होगा किसके, I2 प्लस I3 प्लस I4। ये क्यों बोला समझ में आया, क्योंकि बैटरी आपकी यहाँ थी और बैटरी से कुछ करंट जा रहा था, और उसी करंट के क्या होंगे, हिस्से बने होंगे, कुछ करंट यहाँ गया होगा, कुछ करंट यहाँ गया होगा, कुछ करंट यहाँ गया होगा, ठीक है। तो जो I1 होगा वो तो सीधे सीधे निकल जाएगा V इक्वल टू IR निकाल के। दिक्कत आएगी आपको I2, I3 और I4 निकालने में। वो भी कैसे निकलेगा, अब खुद सोच के देखो, अगर ये 10 वोल्ट है, मैं VAB की वोल्टेज निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, VAB की क्या निकाल लूँ, वोल्टेज। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, तो इसको भी इतनी वोल्टेज मिल रही होगी, इसको भी इतनी वोल्टेज मिल रही होगी, तो तीनों के लिए V इक्वल टू IR लगा सकता हूँ। सेंस समझ में आई, समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ साथ सॉल्व करते तो बन जाएगी बात। तो पहले तो हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस, पहला पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट करने के लिए ये तीनों ही पैरेलल में है, तो पहले फॉलो करूँगा 1/R इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/15, तीनों ही पैरेलल में। एलसीएम आएगा इसका 30, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, तो आ जाएगा ये 5/30। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/6। तो ये आ गई आपके R की वैल्यू, R की वैल्यू आ गई 6, सही है। अब ये 6 इससे क्या होगा, डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, समझ में आया ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्किट आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये कनेक्ट करके, ये तीनों को कनेक्ट करके आपका आया 6 ओम, और यहाँ पे आ गया आपका 4 ओम, और आ गई 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ से आपका I1 जा रहा था, और यहाँ पे भी I1 ही आ रहा था, सही है, सही है कि नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया ना, अब ये जो करंट I2 है, इसमें I2 नहीं बनेगा। अब ये बात समझ में आई, I2 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि I2 वो करंट था जो कि 15 ओम से जा रहा था, 15 ओम है ही नहीं। अब 15 ओम की जगह क्या, इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो इन तीनों का कंबाइंड करंट ही इससे जाएगा। इन तीनों का कंबाइंड करंट है क्या, I1, क्योंकि I1 के तो 3 हिस्से हुए थे, तो इससे टोटल करंट जाएगा, जो इधर जा रहा था वो सारे इससे जाएगा, तो पूरे सर्किट में केवल एक ही करंट होगा, कितना, I1। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई, हाँ भाई विनायक ये बात क्लियर हुई। तो इसमें I1 जाएगा। अब तो सीधे सीधे लग जाएगा ना, V इक्वल टू 6 प्लस 4 10, तो V इक्वल टू अगर मैं IR लगा दूं तो टोटल वोल्टेज है 10, I टोटल R कितना है 10, तो I कितना जाएगा 1 एम्पियर। तो मतलब मैंने I1 तो फाइंड कर दिया, I1 आपका आ गया 10 एम्पियर, और उसके अलावा मैंने एक और चीज फाइंड कर दी, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6 प्लस 4 10 ओम। दो आंसर तो निकाल लिया मैंने, ये निकाल लिया और I1 निकाल लिया। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, किंजल इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब हमको क्या निकालना है बताओ, I2, I3, I4 ये निकालना है। और मैंने बोला निकलेगा कब, जब मेरे को VAB की क्या पता चलेगी, वोल्टेज, क्या पता चलेगी, वोल्टेज। ये बात समझ में आएगी नहीं, इतनी बात क्लियर है आपको। कैसे निकलेगी इसकी वोल्टेज बताओ,
बताओ बताओ कैसे निकलेगी इसकी वोल्टेज? I1 तो 1 एम्पियर है। अरे सॉरी, ये रेजिस्टेंस था। I1 1 एम्पियर, ठीक है, गलती से लिख गया। ठीक है, अब कैसे निकलेगी वोल्टेज बताओ? कैसे निकलेगी ए से बी की वोल्टेज? पहले मैं इसको इरेज कर दूं तो थोड़ी स्पेस मिल जाएगा हमें। स्पेस बहुत जरूरी है फिलहाल। या एग्जैक्टली वो भी ठीक है, लेकिन उतना लंबा भी क्यों करें? अब अगर मैं इस सर्किट को रिड्यूस करूं, मतलब ये वाले सर्किट का इस्तेमाल करूं, ठीक है, इसको मिटो दे रहा हूँ, इसको भी मिटो दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे दो आंसर तो पता है ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, और I1 कितना आया था 1 एम्पियर, सही है। अब आप खुद देखो, ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है, इसी की वोल्टेज कुछ ये रेजिस्टेंस खड़ा होगा, कुछ ये रेजिस्टेंस खड़ा होगा। वोल्टेज दो ही जगह तो इस्तेमाल हो रही है, कुछ यहाँ इस्तेमाल हो रही है, कुछ यहाँ इस्तेमाल हो रही है। ये कितनी वोल्टेज खड़ा होगा, कैसे निकलेगा? V इक्वल टू IR, इतनी वोल्टेज खड़ा होगा। कितना करंट जा रहा है इससे? एक, क्योंकि पूरे में एक ही करंट है I1, और कितनी रेजिस्टेंस का 4, तो कितनी वोल्टेज खड़ा होगा ये 4, तो बची कितनी वोल्टेज 6 वोल्ट, तो 6 वोल्टेज पूरे को मिल रही है। समझ में आई कि नहीं बात ये वाली बात? और अगर मैं डायरेक्ट ये नहीं भी निकालता, मैं सीधे इसकी वोल्टेज निकालता, तो भी तो आंसर आ जाता। मैंने अभी V इक्वल टू IR किसके लिए लगाया? इसके लिए। मैं V इक्वल टू IR इसके लिए तो लगा सकता था, V इक्वल टू IR, तो क्या होता बताने जरा। कितना करंट था 1, रेजिस्टेंस कितना है 6, कितना था 6 वोल्ट, 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट का 4 वोल्ट इसको मिल रहा है, 6 वोल्ट इसको मिल रहा है। अब जब 6 वोल्ट इसको मिल रहा है, तो इस पूरी वायर में इसके अलावा कुछ और भी है क्या? यही है, यही है ना, मतलब इस पूरी वायर में कितनी वोल्टेज होगी? ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट खा लिया, बचा कितना 6 वोल्ट, ये पूरी वायर को मिल रहा होगा। मतलब इसका सेंस समझ में आया कि यहां से ए से बी, VAB कितनी वोल्टेज आ रही होगी 6 वोल्ट, कितनी वोल्ट आ रही होगी, क्योंकि भैया 4 ओम ने 4 वोल्ट खा लिया। अब आपको 6 वोल्ट पता चल गया। अब यही 6 वोल्ट किसको मिल रहा होगा बताओ? 15 ओम को भी, 30 ओम को भी, और 15 ओम को भी। इसमें लगेगा कौन सा कॉन्सेप्ट कि इन पैरेलल वोल्टेज रिमीन्स सेम, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मैं अगर I2 निकालना हो तो मैं क्या फॉर्म लगा दूं? V इक्वल टू IR, किसके लिए? I2 के लिए। अब बताओ कितनी वोल्टेज मिल रही है I2 को? 6 वोल्ट। कितना करंट जा रहा है इससे? I2, कितना रेजिस्टेंस है 15, तो I2 क्या आ जाएगा आपके पास 6/15, 3 2 6, 3 5 15, तो 2/5 कितना आएगा 0.4 एम्पियर। ये आपके साथ गया I2, सही है। और ऐसे ही अगर मेरे को फिर I4 निकालना हो, क्या निकालना हो I4, कैसे निकलेगा फिर से? I4 इक्वल टू क्या आएगा बताओ फिर से? V इक्वल टू IR, कितनी वोल्टेज मिलेगी फिर से 6 वोल्ट। कौन सा करंट जा रहा है I2, कितने रेजिस्टेंस जा रहा है 30 से, तो क्या जाएगा I2 6/30, क्या जाएगा 1/5, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.2 एम्पियर, सही है। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे I4, इसको I4 कर दो, ठीक है, I4 आ गया 0.2 एम्पियर। और अगर मेरे को I3 निकालना हो तो I3 के लिए भी क्या लगेगा फिर से? V इक्वल टू IR, कितनी वोल्टेज मिल रही है अगेन 6 वोल्ट, कितना करंट है I3, कितना रेजिस्टेंस है 15, तो 6/15 कितना आएगा 3 2 6, 3 5 15, फिर से आएगा 0.4। अब सबसे अच्छी चीज है, आप आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपका सही है कि नहीं। 0.4 प्लस 0.2 0.6, 0.6 प्लस 0.4 1, और 1 ही इससे जा रहा था टोटल, तो 1 एम्पियर जो यहां तक जा रहा था 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के 3 हिस्से हो गए, 0.4 इसमें चले गया, 0.2 इसमें चले गया, 0.4 इसमें चले गया, हो गया आंसर। समझ में आया? सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे वोल्टेज को डिवाइड किया, क्या क्या कर दे इरेज। कौन सा क्वेश्चन? 12th। अब 12th कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को समझ, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो करवा ही दिया था मैंने। चलो, एक सेल है कितने वोल्ट का?
2 वोल्ट का सेल है, ठीक है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैसे बनाते हैं पता है ना, इसी के जस्ट बगल में कितना 0.1 ओम का इस कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें क्या कनेक्ट किया गया एक एक्सटर्नल कितने का 3.9 ओम का, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। बेसिकली आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये टर्मिनल पोटेंशियल। याद है क्या था टर्मिनल पोटेंशियल, जब मैंने आपको चैप्टर कराया था मैंने आपको बोला था कि ये दो वैल्यूज होती है, एक होता है ईएमएफ जो सेल का टोटल होता है जो वो प्रोवाइड करना चाहता है, और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल जो एक्चुअल में बाहर आ रहा है। एक्चुअल में जो सेल की वोल्टेज है वो कितनी है 2 वोल्ट की, लेकिन ये क्या वो 2 वोल्ट सप्लाई करेगा नहीं, हमेशा 2 वोल्ट से क्या होगा कम होगा, तो जो कम होगा वही निकालने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूला सबको याद है, क्या था फॉर्मूला, E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना। तो E कितना दे रखा है मेरे पास 2 वोल्ट, तो उसके जगह 2 रखूंगा। अब ध्यान रखना ये इसकी वोल्टेज दी थी मतलब ईएमएफ होगा, मैंने बताया था बैटरी पर जो लिखा होता है वो ईएमएफ होता है, तो ये तो ईएमएफ हो गया। आई में कॉमन निकाल सकता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा 0.1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आएगा 3.9, तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू आई 4 डिवाइड में जाएगा तो 2 डिवाइड बाई 4 आई, तो कितना आएगा आई इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर करंट आ गया, सही है। अब कोई ये बताएगा हमको निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था पोटेंशियल जो बाहर आ रही थी, लेकिन निकाला क्या मैंने करंट। क्यों निकाला करंट, क्योंकि डायरेक्ट आप एक्सटर्नल वोल्टेज निकाल ही नहीं सकते थे। ये जो फॉर्मूला लगाया ना मैंने, ये जो फॉर्मूला लगाया यही फॉर्मूला अब एक और बार लगेगा, लेकिन इस बार क्या चीज चेंज हो जाएगी बताओ, E इक्वल टू क्या आएगा बताना जरा, आई आर प्लस वी। किसी को समझ में आया मैंने क्या किया, देखो जब मैंने आपको ये टॉपिक कराया था मैंने बोला था ईएमएफ होता है वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड प्लस वोल्टेज सप्लाइड, यही होता है। जो टोटल वोल्टेज होता था, टोटल ईएमएफ होता था, वो होता था कितनी वोल्टेज अंदर गिर गई प्लस कितनी बाहर सप्लाई हो रही है। जो अंदर गिर गई होती थी उसको हम लिखते थे V इक्वल टू आई आर, जिसमें अंदर का रेजिस्टेंस आता था, जितनी बाहर गई उसमें लिखते थे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उससे ये फॉर्मूला बना था। लेकिन अब मैं जब ये वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाने वाला हूं ना, इस बार मैं इसको तो लिख दूंगा आई आर, लेकिन इसको मैं V इक्वल टू आई आर नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस बार मेरे को V चाहिए, समझ में आया? हाँ वो भी निकाल सकते हो, वो भी लगा सकते हो, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हो। आपको अगर ये लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हो कि इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो V इक्वल टू क्या आएगा बताओ आपकी जगह 3.9, ठीक है, क्योंकि यही तो पूछा था कितनी वोल्टेज मिल रही है कि नहीं। लेकिन बस इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 3-4 रेजिस्टेंस है ना, तो पहले आपको वो सारे रेजिस्टेंस क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद लगेगा फॉर्मूला। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये इसमें सेफ रहोगे आप, ठीक है। अब आपकी मर्जी आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो। अभी क्या हो रहा है, कितना करंट निकल रहा है बताओ 0.5, यही करंट जा रहा है पूरे वायर से, और एक ही रेजिस्टेंस है तो सारा का सारा इसी को मिल रहा है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा V इक्वल टू आई आर, कितना करंट है 0.5 मल्टीप्लाई कर दो 3.9 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक रेजिस्टेंस की जगह बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे फिर उसको पहले कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी वोल्टेज प्लस होनी चाहिए जो बाहर आ रही है, नहीं तो फिर आप ये लगाओगे तो इसमें सेफ रहेगा, ठीक है। इसमें करोगे तो आपका आएगा 2, आई की जगह आपका आएगा कितना 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका 0.1 प्लस का V, या फिर इसको पहले ऐसे सॉल्व कर दो ना, V तो निकालना है, V इक्वल टू जाएगा E माइनस आई आर, तो 2 माइनस आई कितना था 0.5 मल्टीप्लाई में 0.1, यहां से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, कैसे भी कर लो बात वही आएगी। एक बैटरी है EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R गिव्स 0.5 एम्पियर, मतलब अच्छा इसमें 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है, 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि 12 ओम का है, ठीक है, एंड अ करंट विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। अच्छा बेटा दो अलग अलग केस है, एक केस ये है, दूसरा केस ये है कि इसी बैटरी पे आप अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज कर दे रहे हो जो कि है 25 ओम, तो आपका जो करंट है ना वो करंट कम हो जा रहा है 0.25 एम्पियर,
लिखा हुआ है क्या कहीं? तो एंड लिखने का मतलब बच्चे पैरेलल कब से होने लग गया? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली आप थोड़ा सा नोटिस करोगे ना तो हो क्या रहा है। अरे यहाँ ध्यान दो, आपके पास एक बैटरी थी, इसमें आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया 12 ओम का। जब आपने 12 ओम का लगाया ना तो करंट कितना था? 0.5। आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी तो करंट क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए, तो हुआ भी है। तो दोनों ही केस में बैटरी को चेंज नहीं किया, दोनों ही केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया, जो कि होगा भी नहीं क्योंकि बैटरी के अंदर का ही रेजिस्टेंस होता है, केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज किया है। तो आपसे बस ई और आर की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो दोनों के लिए अलग अलग केस लग जाएंगे ना। अगर आप इसके लिए लगोगे फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, ई इक्वल टू वी डैश प्लस वी, यही फॉर्मूला होता है, वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड प्लस वोल्टेज ड्रॉप आउटसाइड। वैसे यहाँ भी लगाओगे तो क्या आएगा, ई इक्वल टू वी डैश प्लस यही लगेगा। अब बताना जरा क्या फॉर्मूला बनेगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, आई आर, एक्सटर्नल के लिए आई आर। सही है। वैसे यहाँ पे भी क्या बनेगा, ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। सही है, सही है फॉर्मूला। अब बताओ इससे मैं क्या करंट कॉमन नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। तो क्या बनेगा, आर प्लस आर। ऑल तो मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों ड्राइव कर रहा हूँ मैं। आई इक्वल टू आर प्लस आर। सही है। अब वैल्यू पुट करना जरा, यहाँ पे कितना करंट है 0.5। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका नहीं पता, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 12, यही दिया है क्वेश्चन में। सही है। यहाँ पे कितना ईएमएफ ई है, आई कितना है 0.25, आर कितना है नहीं पता, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 25। अब दोनों में ही ईएमएफ तो सेम होगा ना, बैटरी तो चेंज ही नहीं करी, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करके क्या आ जाएगा आपको बताओ, 0.5 आर प्लस 12 इक्वल टू 0.25 आर प्लस 25। ये 0.5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ, आर प्लस 12 इक्वल टू 0.25 अपॉन में 0.5 आर प्लस 25। इसको आपको सॉल्व कर देना है तो कितना आएगा, आर प्लस 12 इक्वल टू, पॉइंट हटेगा यहाँ पे, पॉइंट हटेगा यहाँ पे, यहाँ आएंगे 2 0, यहाँ आएगा 1 0, 1 0 से 1 0 चलेगा, 25 से 2 पे चले जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू आर प्लस 25। ये 2 को उधर ले जाओ तो 2r प्लस 24 इक्वल टू आर प्लस 25। ये r इधर जाएगा, 2r माइनस आर इक्वल टू 25 माइनस 24, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। आगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इस 1 को आप या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों में आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसे पुट करूँ ई इक्वल टू क्या 0.5, आर की जगह आएगा 1 प्लस 12, तो ई आ जाएगा आपका 0.5 इंटू में 13, जो कि आ जाएगा 6.5 वोल्ट। आ गया ईएमएफ। ठीक है। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या करना था। देखो जो आपका 14th क्वेश्चन था उसमें था एक बैटरी है 3 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में एक रजिस्टर के साथ। तो मान लेते हैं ये रजिस्टर हो गया जो कि 55 ओम का। ठीक है। और इसमें एक एमीमीटर भी कनेक्ट है, और एमीमीटर का रेजिस्टेंस भी है, तो एमीमीटर का रेजिस्टेंस मैं यही बना देता हूँ। एमीमीटर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, और इसमें जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 50 मिली एम्पियर। तो डायग्राम हमने बना दिया। अब आपको अगर पता हो तो एमीमीटर करंट को मेजर करता, तो बेसिकली इस वायर में जो करंट है वो है 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि मिली दे रखा है। सही है। और अगर आप टोटल रेजिस्टेंस देखो तो टोटल रेजिस्टेंस ये तो इंटरनल होगा, 55 में ये सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, आर आएगा आपका 56 ओम। और ई आपको दे रखा है कितना वोल्ट है 3 वोल्ट है, यहाँ पे ये ई है ईएमएफ, आपको ये आर निकालने के लिए बोल रहा है। तो बहुत सिंपल तो है, ई का फॉर्मूला होता था क्या, आई कॉमन निकाल के आर प्लस आर, यही फॉर्मूला होता था, यही लगा रहे अभी तक हम। ईएमएफ करंट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कितना ईएमएफ 3, करंट कितना है 50 इंटू 10⁻³ आर प्लस आर, मतलब आर प्लस 56। इस इक्वेशन को ही तो सॉल्व करना है आपने यार, आ जाएगा आंसर। इतना ही करना है इतना तो कर दोगे। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 3/50 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आर प्लस 56, तो 3 इंटू 10⁻1 2 3 अपॉन में 50, 0 से कट जाएगा, 5 2 20 इक्वल टू आर प्लस 56। तो क्या आएगा 60 इक्वल टू आर प्लस 56, तो 60 माइनस 56 इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू आ गई 4 ओम। सिंपल ही तो क्वेश्चन था ये। ठीक है।
तो क्या कहते हैं, जितने भी हमने क्वेश्चन पहले वाले करे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जितने भी आपके सेल्स वाले हैं, ये ईएमएफ वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। किरचॉफ लॉ के बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो ईएमएफ से ही आते हैं। सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार और प्रैक्टिस करना। चलो लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन। ठीक है, 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसको करने से पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि इस तरह के न्यूमेरिकल में लगेगा आपका। ठीक है, देखो आपको ना कभी कभी इस तरह का ग्राफ गिवन होगा न्यूमेरिकल में, यहाँ पे लिखी होगी ईएमएफ और यहाँ लिखा होगा करंट, और ईएमएफ भी नहीं लिखा होगा तो मान लो पोटेंशियल लिखा होगा वी लिखा होगा, और यहाँ पे क्या लिखा होगा आई। ठीक है, और इस तरह का ग्राफ दिया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है। अब इसमें ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट इसी का जी, ये जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम वोल्टेज है कि नहीं, इससे ज़्यादा वोल्टेज हो ही नहीं सकती क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर रहा है ग्राफ। और मैक्सिमम वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कोई भी चीज़ जब मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ से ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया भी था कि सेल में जो लिखा होता है वही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसके बाद उससे कमी सप्लाई करेगा, उससे ज़्यादा सप्लाई वो कभी भी नहीं कर सकता। तो ये बात समझना कि ये वाला जो पॉइंट है ये किसको डिनोट करता है, ईएमएफ को। किसको डिनोट करता है, ईएमएफ को, मैक्सिमम वोल्टेज। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है मैक्स करंट। कौन सा होता है, मैक्स करंट। ठीक है, इसके अलावा जो भी वैल्यूज गिवन होती है वो अलग अलग वोल्टेज में अलग अलग करंट की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे मान लो आपने वोल्टेज ये ले ली तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या लेना पड़ेगा, करंट लेना पड़ेगा। अगर वी ये है तो करंट ले क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। अब ये नहीं कर सकते कि वी मैंने वाले ले लिया करंट मैंने ले लिया, तो आंसर क्या जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज, करंट मैक्सिमम करंट, उसके अलावा मेनी वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस, मेनी वैल्यूज ऑफ करंट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। आगे चलें। अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दिख रही है कि नहीं, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, अरे यार। ठीक है, पता है ना पहला क्वेश्चन क्या था, हमको क्या निकालना था, ईएमएफ। ईएमएफ पता है ना सबको कैसे निकला, ये वाला जो पॉइंट होता है सबसे हाई वोल्टेज, इसी को ईएमएफ बोलते हैं। और ये क्योंकि बीच में आ रहा था तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको 1.4। तो क्या आ गया ईएमएफ हमारे पास 1.4 वोल्ट। सेकंड क्या है आपका, क्या बोला था, मैक्स करंट। क्या फाइंड करना है, मैक्स करंट। तो करंट की ये लाइन है और उसमें मैक्स करंट कितना है, ये रहा सबसे लास्ट वैल्यू 0.28। और क्या फाइंड करने को बोला था तीसरे में, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है पता है ना। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं ईएमएफ का। ईएमएफ क्या बोलता है, ईएमएफ बोलता है कि मैं हूं किसके बराबर, कितनी वोल्टेज अंदर ड्रॉप होगी प्लस कितनी वोल्टेज बाहर सप्लाई हो रही है। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या ही बताओ। अच्छा पहले इसको लिख देते हैं, ई इक्वल टू क्या जाएगा आई आर प्लस वी, वी इधर जाएगा तो ई माइनस वी बाय आई इक्वल टू क्या जाएगा आर। अब बताओ ईएमएफ कितना है मेरे पास 1.4। ठीक है, माइनस वोल्टेज कितने लूँ मैं, ये वाली ले लेता हूँ, कितना आएगी 1.2। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कितना है 1.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट 0.04। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.2 बाय 0.04। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इससे कट जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 आ गया 5 ओम। ठीक है, तो हमारा मेथड भी सही था, सारी चीजें सही थी, बस आंसर गलत था, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको समझ में आ गया क्या करना है, मैक्सिमम वोल्टेज ईएमएफ हो जाएगी, मैक्सिमम करंट ये हो जाएगा, बाकी कुछ भी निकालने के लिए आप बीच की कोई भी वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। चलो इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसको रेज करो। ठीक है, ठीक है, ये है और इसमें कितना 1 वोल्ट है और कितना रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 2/3। इसी के बगल में बना देता हूँ मैं। ठीक है,
2/3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है क्योंकि ये तो, और उसके बाद इस तरह का डायग्राम है, और यहाँ से कैसे गया ये, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ से फिर वापस ऐसे, ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और बीच से कनेक्ट करके ये, और सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और पॉइंट भी हमें गिवन है कितने, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी। ठीक है, यही सब गिवन है, यही फिगर है एग्जैक्टली। ठीक है, बस इस फिगर में मैंने एक ही चीज मॉडिफिकेशन करी है कि इसका जो रेजिस्टेंस है मैंने इसके बगल में बना लिया जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया था। ठीक है, जब भी ऐसा सर्किट डायग्राम आता है जहां पे आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज सीरीज में कौन सी चीज पैरेलल में, तो इट्स बेटर कि आप उसको मॉडिफाई करके खुद के तरीके से बना दो जिससे आपको इजी हो जाए। बस मॉडिफाई करने के बाद भी आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि अरेंजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। ए से बी के बीच में अगर एक ओम है तो तब भी क्या रहना चाहिए एक, ए से सी का जो कनेक्शन होना चाहिए तब भी सी का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, इस बीच वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ, क्या मान लेते हैं बीच वाले पॉइंट को ओ मान लेते हैं। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं पी, इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं आर। ठीक है, अब देखो किस तरह से अरेंजमेंट चेंज करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट हो रही है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो ये, तो क्या क्या 1 वोल्ट, ये हो गया कितना 2/3 ओम। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, देखो। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो पी पॉइंट था ना इसको मैंने मान लो यहाँ मान लिया, क्या मान लिया, यहाँ मान लिया। अब पी से दो रेजिस्टेंस गए थे, दिख रहा है आपको, पी से गया था एक ए से ओ गया था, तो मैंने ये पी माना तो ये पॉइंट क्या हो गया ए, और यहाँ के सेंटर में क्या आ गया ओ। सही है, पी से ए गया, पी से ए गया, ए से ओ गया, ए से ओ गया, और यहाँ पे क्या आएगा 1 ओम। सही है, उसके बाद पी से एक पॉइंट कहाँ गया डी, तो पी से एक पॉइंट कहाँ जाएगा डी, डी से कहाँ गया ओ, डी से कहाँ गया ओ, और इनके बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस मैंने बना दिया, ये वाला बना दिया, काट देते हैं, ये वाला बना दिया, काट देते हैं। सही है, उसके बाद पी से एक और रेजिस्टेंस गया ऊपर की तरफ जो गया बी पे, कितना ओम का 1 ओम का, तो यहां से मैं पी से एक और रेजिस्टेंस बना देता हूं, कितने ओम का 1 ओम का, और इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं मैं बी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ उसको मैं बी, फिलहाल के लिए। मे भी ये गलत भी हो, उसको करेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब ओ से 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं, ओ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है बी की तरफ, कहाँ पे 1 ओम, और ओ से एक और जा रहा है कहाँ पे सी पे ओम। तो ओ को मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ, इससे ऐसी लाइन खींच देता हूँ, अभी ओ मैं बीच में बना दूंगा कॉमन पॉइंट, और ओ से 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं ये और एक ये, ओ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है बी की तरफ 1 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे बी बना दूंगा मैं इसको कनेक्ट करके, ये वाला पॉइंट हो गया बी। ठीक है, अब देखो सही है ना, ओ से बी की तरफ जा रहा है 1 ओम, ओ से बी की तरफ जा रहा है 1 ओम, ओ से सी की तरफ जा रहा है 1 ओम, ओ से सी, सी कौन सा पॉइंट माने बताओ। अच्छा, ये वाला पॉइंट सी मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट बी मान लेते हैं। सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ मैं, फिर डी से सी जाना चाहिए एक, डी से सी, तो एक मेरे को ए से कनेक्ट करना चाहिए था। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर दूं और ये यहाँ कनेक्ट कर दूं, और इसको मैं, अब ये तो थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूं। अब देख रहे हैं सारे कनेक्शन ठीक है कि नहीं, एक बार दोबारा से चलते हैं। चलो, यहाँ से गए गए पी, तो ये मान लिया मैंने पी। ठीक है, पी से कहाँ है फिर ए से क्या गया आपके पास बी, तो पी से मैं इसको ए मान लेता हूँ, ये हो गया 1 ओम, और ए से बी, यहाँ पे कहीं बी आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ए से क्या गया ओ, अब ए को मैं नीचे मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ए से कहाँ चला जाएगा ओ। सही है, फिर पी से कहाँ जा रहा है डी, और डी से कहाँ जा रहा है ओ, तो ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ मैं डी, और डी से कहाँ जा रहा है ओ, ये भी सही हो गया। उसके बाद ओ से कहाँ जा रहा है सी, तो ओ से कहाँ जाएगा सी की तरफ, और सी से डी का भी है, सी से डी का भी हो गया 1 ओम। ठीक है, और कोई बच गया, और ए से बी, ए से बी, ये वाला पॉइंट हो गया बी। अब देखो कोई पॉइंट छूटा नहीं है ना। ठीक है, टाइम लगेगा बट और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि इसमें तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब तो समझ में आ रहा है ना। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, फिर दोनों सीरीज में, फिर उसका तीनों पैरेलल में। ठीक है, तो सर्किट रीअरेंजमेंट करना आपको आना पड़ेगा, और वो एक बार में नहीं बनता, मेरे से भी एक बार में नहीं बना, मैंने हिट एंड ट्रायल किया, बार बार मैं बनाता रहा। ठीक है, अब तो कर लोगे ना।
तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो एक और एक, ये तो पैरेलल में हो गया, 1/2 1/2 कितना आएगा। अब इसको मैं सॉल्व भी करूँ तो कैसे करूँ, इसका नाम लिखें, इसको नाम लिख देते हैं पहले, R1 R2 R3 R4 R5 R6 और ये तो छोटा R होगा। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख देना R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 जो आएगा 1/2। उल्टा करोगे तो क्या जाएगा 2 ओम। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया 2 ओम, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा वापस 2 ओम, 2 और 2 4 ओम। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, फिर से लिख दूंगा R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, 1/r आ जाएगा 1/2। तो r की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस सर्किट को आप जब दोबारा से बनाओगे ना, ये कुछ इस तरीके बन जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका 1 ओम, बीच में आपका आएगा ये 2 ओम, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 ओम, और यहाँ पे आपका आएगा फिर 1 ओम, और यहाँ से कनेक्ट होके एक जाएगी आपकी बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बन जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस आया आपका 1 वोल्ट का, आया 3 ओम। सही है, अब तो कर लोगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। ये सीधे सीधे इसको इरेज करके मैं 4 लिख देता हूँ, 4 ओम। उसके बाद ये तीनों पैरेलल में हो गए। तो तीनों जब पैरेलल में सॉल्व करोगे तो 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/1, तो ऐसे में लोगे तो 4 आएगा, 1 + 1 + 4, तो कितना आ जाएगा ये 4 4 8 9/4। उसको उल्टा करना पड़ेगा आपको क्योंकि 1/r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4/9। तो कुल मिला के लास्ट में आपका ये इस तरह सॉल्व करके बन जाएगा इस तरीके का, 4/9 1 वोल्ट 2/3 1 वोल्ट। अब ये सीरीज में हो गया तो उसको सीधे सीधे प्लस कर सकते हो, 4/9 प्लस 2/3 एलसन हो गया तो 9 आएगा, आएगा 4 3 3 9 3 6, 4 और 6 10 होता है, 10/9 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास ये है 10/9। फिर आपको करंट निकालना है, तो करंट के लिए V = IR लगा दोगे, वोल्टेज 1 वोल्ट है, आई आर कितना है 10/9, तो हो जाएगा 9/10। आई आ जाएगा आपके पास 9/10 जो कि 0.9 एम्पियर। कितना होना चाहिए, ओके मैंने नीचे वाले को प्लस कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 2 होना चाहिए था, आपका R 1/2 आना चाहिए था, तो यहाँ भी 1/2 आना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हो ना। अब तो तुम खुद ही कर लेना इसके बाद तो यार पैरेलल है। ठीक है, वहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये मैंने प्लस गलत कर दिया था। मतलब मानवी का फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम कर रही है, मैंने गलती कर दी। और बाकी जो लिख रहे हो तुम में से वो लिख ही जा रहे हो खाली। ये आपका आएगा 1 ओम, और ये आपका आएगा 1/2, और ये भी कितना आएगा 1/2, और यहाँ पे आपका आएगा 1 ओम, और इसी के यहाँ पे आएगा आपका 1 वोल्ट 2/3 ओम। अब ये और ये 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका सर्किट बनेगा नेक्स्ट वाला 1 ओम, ये भी 1 ओम हो जाएगा, आधा आधा 1 होता है, और ये भी 1 ओम हो जाएगा, और बीच में से बैटरी से कनेक्ट कर दोगे
तो ये 1 वोल्ट होगा और ये 2/3 हो जाएगा। तो तीनों को प्लस करके 3 आ जाएगा, नहीं 1/2, फिर से गड़बड़ नहीं करनी है। 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो क्या जाएगा 3/1। तो r की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/3। 1/3, 2/3 और ये 1 वोल्ट। इसको डायरेक्ट प्लस कर लेना, 3 प्लस 2/3। कितना करंट कितना आ रहा है कह रहे हो? करंट कितना आ रहा है? एक एम्पियर आ रहा है करंट। हाँ बस हो तो गया, 1 ओम आ गया। V इक्वल टू IR लगा दोगे तो यहाँ 1 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ आई और यहाँ पे 1 आएगा तो I आ जाएगा 1 एम्पियर। सही है। ये दोनों पैरेलल में हैं, सिर्फ एक ही वायर तो है। हाँ, एक ही वायर तो है, वो लास्ट में सब कुछ खत्म होके एक ही वायर तो बन जाती है। करें अगला क्वेश्चन करें। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कॉम्प्लिकेटेड आपको डायग्राम दिया होगा तो आपको क्या करना है, उसको पहले सर्किट रीअरेंजमेंट करना है। अच्छा, अगर इसी में कितने रेजिस्टेंस होते हैं, कहीं से आपको ये भी लग सकता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा, तो उसको जब बनाओगे तो देख लेना इसमें कितने रेजिस्टेंस थे, 1 2 3 4 5 और 6। और कभी व्हीटस्टोन ब्रिज में बनते हैं तो कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। ठीक है, और सेंटर में एक रहता है, इसमें तो सेंटर में कोई है ही नहीं, बल्कि साइड वेज ही है। ठीक है, तो एक बार ये आया था बोर्ड का क्वेश्चन, इसलिए मैंने करवा दिया, बाकी देख लेना। मैक्सिमम चांस है आता केवीएल से ये क्वेश्चन, लेकिन यही कि हम सारे सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि आप कुछ तो अटेम्प्ट करके ही आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपका असाइनमेंट है ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो कह रहा है एक यूनिफॉर्म वायर है 12 ओम की, मतलब एक वायर है कितने ओम की, 12 ओम की। ठीक है, इस कट इनटू 3 पीसेस, इसको कितने पार्ट में काटा गया, 3 पार्ट में काटा गया, और उन पार्ट का रेशियो है, क्या रेशियो है, 1:2:3, और उसको कनेक्ट कर गया किस फॉर्म में, एक ट्राइंगल की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया गया। किस फॉर्म में, ट्राइंगल। तो पहले इतना कर लेते हैं, देखो अब इसमें कौन सा लगेगा, कौन सा वाला कौन सा लगेगा बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये वायर को कितने पार्ट में काटा जा रहा है, 3 पार्ट्स में काटा जा रहा है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, और उन तीनों ही पार्ट का रेशियो क्या दे रखा है, 1:2:3। मतलब जो पहला पार्ट है वो सबसे छोटे लेंथ की है, जो दूसरा पार्ट है उसके डबल लेंथ की है, और जो तीसरा है उसके वो 3 टाइम्स लेंथ की है। ये बात समझ में आया। और अब यहाँ पे आपका ना थोड़ा लॉजिकल माइंड काम करना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि होना क्या है। आपको एक फंडा पता है कि नहीं पता, बताओ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो अगर मैं जब रेशियो में काट रहा हूँ 1:2:3, तो आप मेरे को खुद बताओ कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा वाली पीस का होगा? थर्ड वाले का। किस वाले का? थर्ड वाले का। तो मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि लेट जो पार्ट्स हैं, क्या है पार्ट्स है, वो कितना है? 1x है, 2x है, और तीसरा क्या है? 3x है। सही है, ऐसा मान सकते हैं। जो भी काटा गया है, पहला वाला पार्ट कितना है? 1x है, दूसरा कितना है? 2x है, तीसरा क्या है? 3x है। ठीक है, ये किसके लिए है बताओ? ये किसके लिए? ये अभी मैं लेंथ के लिए बोल रहा हूँ। किसके लिए बोल रहा हूँ? लेंथ के लिए बोल रहा हूँ कि लेंथ के जो पार्ट्स हैं। बट क्योंकि मुझे पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मैं बोलूंगा सो रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी इन रेशियो। रेजिस्टेंस भी किस रेशियो में होगा बताने जरा? 1x, 2x और 3x। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब मैंने ये बोल दिया कि रेजिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? ये बोला था कि एक वायर के 3 पार्ट हो रहे थे, ठीक है, और मैंने किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैंने ये बोला कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो पहले मैंने बोला कि अगर लेंथ का रेशियो ये है तो रेजिस्टेंस का रेशियो भी क्या रहना चाहिए? सेम ही रहना चाहिए। आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है कि नहीं पता? अगर मैं एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ 2a करूंगा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2b। यहाँ a/2 करूंगा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? b/2। मतलब जो रेशियो होता है वो सेम ही रहता है ना। तभी तो मैंने ये बोल दिया कि रेजिस्टेंस लेंथ का रेशियो अगर ये है तो रेजिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा? यही होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। अब अगर रेजिस्टेंस का रेशियो मैंने ये मान लिया है 1x, 2x, 3x, तो उस हिसाब से इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो क्या आएगा? 1x प्लस 2x प्लस 3x। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 12 ओम के। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि 3 हिस्सों के रेजिस्टेंस को प्लस करके पूरा रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ? 6x इक्वल टू क्या जाएगा? 12x, सॉरी 12 ओम। ठीक है, 12 ओम है ये, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 2 ओम। सही है। तो इससे क्या पता चल गया? जो फर्स्ट पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम होगा। सेकंड पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड। सेकंड पार्ट है आपका 2x। 2x मतलब 2 इंटू 2 कितना जाएगा? 4 ओम। और जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा? ठीक है, 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2 आएगा, 3 2 जा 6 ओम। सही है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो अब क्योंकि मेरे को 3 पार्ट पता चल गए और क्वेश्चन ने बोला है कि इन तीनों ही पार्ट को किस में कनेक्ट कर दिया गया? एक ट्राइंगल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका कौन सा ओम था? 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, और ये क्या हो गया? 6 ओम। तो यहां तक हमने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। आगे क्या बोलता है? एक सेल लगाया गया कितने वोल्ट का? 8 वोल्ट का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, और उसको लगाया कहाँ गया? अक्रॉस दी हाईएस्ट ऑफ द 3 रेजिस्टर। इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? 6 ओम। मतलब इसी के अक्रॉस एक बैटरी लगाई गई कितने वोल्ट की? 8 वोल्ट की, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस का 1 ओम है। कितना है? 1 ओम। तो कह रहा है कैलकुलेट दी करंट। क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट दी करंट। ये क्वेश्चन। हाँ, कौन सा वाला? अरे आज मेरे से गलती क्यों हो रही है इतनी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हर क्वेश्चन में एक ना एक बार गलती हो जाती है। ठीक है, अब ठीक है, अब तो कोई गलती नहीं करी ना। अब कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? कैलकुलेट दी करंट। कैसे निकलेगा करंट? देखो, हाँ, कौन सा वाला? इंटरनल रेजिस्टेंस 12 दे रखा है। इतना ज्यादा नहीं, कहाँ पे? मैंने क्वेश्चन गलत देख लिया क्या? ये इसमें गलत लिखा है। 1 ओम है, 1 ओम। उसको करेक्ट कर लेना। आपके असाइनमेंट में गलत लिखा है वो। इंटरनल रेजिस्टेंस 12 ओम मतलब पता है कितना खतरनाक रेजिस्टेंस हो गया वो? बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अपने असाइनमेंट में करेक्ट कर लेना, 1 ओम है वो। अब मैं इतना इरेज कर दूं तो मैं आगे कर पाऊंगा। ठीक है, चलो मैं इधर वाला इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट हैव दिस स्पेस। 3 करंट निकालने हैं हमको। ठीक है, चलो अब मैं इसको सर्किट को बनाता हूँ। तो ये हमारा हो गया 6 ओम, और मैं बहुत ध्यान से बनाऊंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया 8 वोल्ट, ये हो गया 1 ओम। ठीक है, अब आप खुद देख के बताओ
ये 2 और ये 4 किस में है ये? सीरीज में। तो कितना हो जाएगा 2 और 4 को स्लो करके? 6 ओम। कितना आ जाएगा? 6 ओम। तो इन दोनों को हटा सकता हूँ यहाँ से, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 ओम। सही है। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम कितने में? पैरेलल में है ना, पैरेलल में। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 ओम। ठीक है, एक तो आसान तरीका है, एक टफ तरीका है। कौन सा तरीका कराऊं? देखो, आसान तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करो पैरेलल को। क्या जाएगा? 3 ओम। 3 ओम से फिर ये किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 ओम आ जाएगा। फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? V = IR। उससे आपका करंट आ जाएगा, लेकिन उससे टोटल करंट आएगा जो मेन वायर में फ्लो हो रहा है। उससे वो करंट नहीं आएगा जो ईच वायर वाला है। समझ में आया क्या बोला मैंने? उससे कौन सा करंट आएगा? जो, हाँ ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखना। वो तो हो गया टफ तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मैं क्या करूं? सॉल्व करूं, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 6 और 6 तुम खुद बोल रहे हो कितना आएगा? 1/6 + 1/6 कितना हो जाएगा? 2/6। 2/6 कितना आएगा? 1/3। उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 3 ओम। तुम खुद ही बोल रहे हो ना 3 ओम आएगा। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ और इसको मैं क्या लिख देता हूँ बताओ? 3 ओम। क्या लिख देता हूँ मैं? 3 ओम। अब ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, हो गया ना इंटरनल। और ये कौन सा हो गया? एक्सटर्नल। ठीक है, अब मैं निकालने की कोशिश कर क्या कर रहा हूँ, दे देखना। मेरे को ये निकालना है, अभी मेरे को ईएमएफ गिवन है। कितना ईएमएफ? 8 वोल्ट। यही है। मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे वोल्टेज पता चल गई ना, फील्ड मेरे लिए काम आसान है। क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही होगी वही यहाँ पे भी आ रही होगी। अब वो वोल्टेज इसको मिल रही होगी और इन दोनों को भी मिल रही होगी, तो दोनों करंट निकल जाएगा बड़े प्यार से। तो कैसे निकलेगी यहाँ की वोल्टेज? यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही होगी कौन सी वोल्टेज होगी? एक्सटर्नल वोल्टेज होगी कि नहीं होगी? तुम खुद बताओ। तो मैं आप ये वाला फॉर्मूला कर सकता हूँ, E = V' + V। ईएमएफ ये रहा, वोल्टेज ड्रॉप इसकी वजह से होगी। और ये भी होगा कौन सा वाले वोल्टेज जो कहाँ मिल रहा है? बाहर की तरफ मिल रहा है। ये बात समझ में आई? इस तरह समझ में आई? तो ईएमएफ कितना है बताओ? 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? V' की जगह क्या आएगा? IR। और बाहर की जगह क्या आएगा? IR। सही है। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि V' निकालने के लिए आपको इसमें IR पुट करना पड़ेगा, पर मेरे पास I है ही नहीं। तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? I निकालना पड़ेगा कि पूरी वायर का करंट क्या है। तो कितना आएगा बताओ? 8। I कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा बताओ? R + R। तो 8 I मेरे को निकल जाएगा R + R। 1 + 3 कितना आया? 4। तो I कितना आ गया? 8/4। 8/4 कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो मतलब इस पूरी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। सही है। तो मेन करंट तो हमें पता चल गया कितना है? 2 एम्पियर। अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब यहां से कितना करंट निकल रहा है बताने जरा? 2 एम्पियर। अब इसी 2 एम्पियर का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा और कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, यही होगा। तो ये वाला हिस्सा निकालना है और ये वाला हिस्सा निकालना है मुझे। अब कैसे निकलेगा? मैं यहाँ की वोल्टेज निकाल लेता हूँ। कितने निकाल लेता हूँ? वोल्टेज। कैसे निकलेगी वोल्टेज पता है? कैसे निकलेगी बताओ? मैं फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। E = क्या? V' + V। वोल्ट EMF कितना है? 8 वोल्ट। V' कितना होगा आपका बताना जरा? IR। और इस V को मैं इस बार V लिखूंगा, इस बार मैं इसको IR नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे को यही V चाहिए। तो क्या आएगा? 8। I कितना है हमारे पास बताना जरा? 2। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? 1। तो प्लस का V, तो कितना आ जाएगा? 8 - 2 = V। कितना आएगा? 6 वोल्ट। मतलब इसको कितनी मिल रही है? 6 वोल्ट मिल रही है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से यहाँ देखता हूँ कितनी वोल्ट मिल रही है इसको? 6 वोल्ट मिल रही है। अब तो सॉल्व कर दोगे ना, ये सब पैरेलल में, तो इसको 6 वोल्ट मिल रही है, तो इसमें कितना करंट जाएगा बताना जरा? अरे V = IR लगाओ ना इसमें से। बेसिकली आपका ये हो गया ना, ये 6 हो गया, उसको कितनी वोल्टेज का सेल लग रहा है? 6 वोल्ट का। V = क्या होगा? IR। तो V कितना है? 6। और I, और R कितना है? 6। I कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। अगर इसमें 1 एम्पियर जा रहा है तो ऊपर भी कितना जा रहा होगा? 1 ही जा रहा होगा। टोटल से माइनस कर दो, सिंपल। किसी किसी को तो तुम में से बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो कि हो क्या रहा है ये और मैं अभी भी बोलूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है कि सबको सारे करने ही हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितने सीरियस हो, कितना आपको मार्क्स है, उस हिसाब से न्यूमेरिकल करो। अगर आपको कम न्यूमेरिकल करने हैं तो केवीएल के क्वेश्चन कर लो, घूम फिर के आना उसी में से। केवीएल, ईएमएफ वाले क्वेश्चंस, ये सब तो मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आ गया तो आप मेरे को ना बोलो कि सर इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं कराए। किंजल समझ में आ रहा था?
वोल्टेज वाला समझ नहीं आया है? कौन सा वाला? ये वाला। देखो आपका बेसिकली था क्या, ये एक सेल था ना 8 वोल्ट का, ठीक है। आपको दूसरा तरीका ये बता देता हूँ, और यहाँ पे कितने था, 6 ओम था, और यहाँ से इस तरह से कनेक्ट थे ना, एक था आपका 2 ओम और एक का था आपका 3 ओम, ऐसे ही था, ऐसे ही था कि कुछ गलत बना दिया मैंने? 2 और 4 था, सॉरी 2 और 4 ओम था, ठीक है। और टोटल करंट कितना जा रहा था बताओ यहाँ से, 2 एम्पियर, यही था। अब तो एक बात बताओ, जब ये टोटल करंट जाएगा तो इसी करंट के दो हिस्से होंगे, कुछ करंट इसमें जाएगा कुछ करंट इसमें जाएगा। अब मुझे यही तो फाइंड करना है कि इसमें कितना करंट जा रहा है और इसमें कितना करंट जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात क्लियर है। अब अगर आप कॉमन सेंस भी लगा लो, क्या लगा लो, कॉमन सेंस भी लगा लो, बिना सॉल्व करे ही 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा, 6। तो इसको मैं मिटा के क्या लिख सकता हूँ, मैं 6 ओम लिख सकता हूँ, 6 ओम। अब अगर दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में करंट इक्वली नहीं बटेगा। करंट हमेशा कौन सा रास्ता चूज करता है, जहां पे कम रेजिस्टेंस हो। राइट नाउ दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो दोनों में करंट भी कैसे बटेगा, इक्वली। तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाओ, जो मैंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, आप सीधे यहाँ पे लॉजिक भी लगाओ, तो 2 एम्पियर का 1 एम्पियर इसमें चले जाएगा, 1 एम्पियर इसमें चले जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। समझ में आएगी नहीं है? अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो ये, मतलब इतने क्वेश्चन हमने करे, मैं बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं हर बार, कि एक फॉर्मूला है आपके पास, कौन सा, E = V' + V। अब इसके कितने वेरिएशन है ये बस समझ में आ रहा है आपको, और इससे न्यूमेरिकल आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से। पहला वेरिएशन है E = V' को क्या लिख सकते हो, IR + V। मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा, इससे मेरे को क्या निकलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज पता है ना, कौन सी वोल्टेज, जो बाहर सप्लाई हो रही है, ये तब लगता है। लेकिन इसके लिए आपके पास E भी होना चाहिए, I भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, R भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास I नहीं है तो पहले आप लगाओगे E = IR + IR, क्योंकि आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा, पहले I निकलेगा, फिर वो I निकलने के लिए वापस आपको इसी फॉर्मूले में आना पड़ेगा। यही फॉर्मूला 2-3 बार लग सकता है एक क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या निकालना है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, ठीक है। टोटल इसके 3 वेरिएशन है। E = एक तो हो गया आपको वही IR + IR, और एक वेरिएशन होगा E = IR + V, और एक होगा आपके पास E = यहाँ पे V' प्लस का यहाँ पे IR एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला। ये 3 वेरिएशन होंगे, ठीक है। कुछ कुछ सेंस बना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं करवा दिया मैंने। चलो इसी के बाद पे 18th क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो एक बार, खुद से दिमाग लगाओ। मेरे को लग रहा है कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करवा देता हूँ तुम्हारे लिए, एक बार खुद से ट्राई करके देखो 18th क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है, मैंने कुछ गलत वैल्यू तो नहीं लिखी ना, सही है? एक बार मैंने देखना, आज गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे से, ठीक है। तो चलो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसके बगल में बनाना पड़ेगा, तो इसको हटा के यहाँ पे बना देते हैं। कितना ये 0.5 ओम, ठीक है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बगल में बना देते हैं, कितना ये 1 ओम, सही है। बैटरी की पोजीशन सही है, इसका पॉजिटिव यहाँ है, इसका पॉजिटिव है, सही है। और मैंने आपको बोला कि आप लगा सकते हो, आप केवीएल लगा सकते हो। अब कैसे आइडिया लगा कि केवीएल लगा सकते हो, 2 सेल है जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कि क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना, सीधे सीधे क्या लगा दो, केवीएल लगा दो। एक केवीएल का रूल क्या था, सबसे पहले कौन सी बैटरी उठा लो, पावरफुल वाली, कौन सी दिख रही है, 8 वोल्ट वाली। 8 वोल्ट से करंट निकाल देते कितना, I1। अभी I1 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, यहाँ भी I1 ही जाएगा, और यहाँ भी क्या जाएगा, I1, यही होगा। I1 के हो जाएंगे 2 हिस्से, कुछ चले जाएगा नीचे, कुछ चले जाएगा ऊपर। तो मान लो नीचे जो जा रहा है वो जा रहा है I, ऊपर जा रहा है I2, तो नीचे कितना जाएगा, I1 - I2, सही है। अब यहाँ से ये करंट घूम के यहाँ पे आएगा, और वापस I2 से I2 कट के कितना करंट हो जाएगा, I1।
हाँ, एक ये वाला लूप बन जाएगा और आपका एक ये वाला लूप बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ से करंट बढ़ चुका है। अक्सर क्या होता है, एक वायर में एक ही करंट आता है, लेकिन यहाँ पे एक वायर में दो करंट हो गए क्योंकि यहाँ से एक कनेक्शन एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, यहाँ तक I1 है और यहाँ एकदम से I2 आ जाए क्योंकि कुछ करंट नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इस वाले रेजिस्टेंस के लिए आप I2 करंट लोगे। हाँ, वैसे भी कर लो, वो भी सही है, उससे भी आंसर आ जाएगा। जो क्या कहते हैं, शताक्षी कह रही है, शताक्षी नहीं, शुभांगी कह रही है, वो भी सही है। शुभांगी कह रही है कि पहले इस रेजिस्टेंस को सॉल्व कर देते हैं, वो भी बेटर है। इनको सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा ये, 1/3 प्लस 1/6 1/r है ना, कितना आ जाएगा बताओ, 6 आएगा, 3 2 जा 6, 3/6, 3/6 कितना आ जाएगा 1/2। तो इन दोनों को हटा के क्या लिख सकते हो आप, 2 लिख सकते हो। तो फिर पूरी वायर में क्या जाएगा, एक ही करंट जाएगा, तब निकलना ज़्यादा आसान है। लेकिन ये भी तो सोचो, उसने क्वेश्चन पूछा क्या है, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो इसका तो निकालना ही पड़ेगा इंडियन करंट आपको। ठीक है, वो एक ही करंट निकलेगा फिर। ठीक है, तो चलो केवीएल लगाएं फिर यहाँ पे, ये ए बी, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, डी ई एफ जी, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, पहले किस में लगाएं केवीएल बताओ, ऊपर वाले में लगा लें, ऊपर वाले में लगाते हैं अप्लाई केवीएल। किस में लगाएं, ए से जी, जी से एफ, एफ से बी और बी से वापस है, ए जी एफ बी, इस लूप में लगा रहा हूँ मैं। बेसिकली ए से जी की तरफ जाऊंगा, जी से एफ की तरफ जाऊंगा, एफ से बी की तरफ जाऊंगा, बी से वापस ए की तरफ आ जाऊंगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसको सॉल्व करो, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, करंट इस तरफ आ रहा है, तो क्या आएगा 0.5 I1 माइनस का, अगला आएगा आपका माइनस का 4, फिर अगला आएगा आपका प्लस का 8, फिर अगला आएगा बस 1 इंटू I1 माइनस का I1, फिर नीचे घूम के आओगे तो यहाँ आएगा माइनस का 3I2, और यहाँ पे आओगे तो क्या आएगा माइनस का 4.5 I1 इक्वल टू में 0, घूम के वहीं आ गए क्योंकि आप अब यहाँ पे ये I1 है, ये I1 है और ये I1 है, इसको करना पड़ेगा आपको सॉल्व। तो तीनों ही माइनस के हैं, तो 4.5 0.5 हो गया 5 5 और ये हो जाएगा 6, माइनस का 6I1 माइनस का 3I2 माइनस का 4 प्लस का 8 प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो माइनस का 6I1 माइनस का 3I2 इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस सब कट जाएगा, तो बचेगा आपका 6I1 प्लस का 3I2 इक्वल टू में 4। ये बन गई पहली इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन यहाँ बना सकते हो आप इस वाले लूप में, तो आप बोलोगे अप्लाई KVL अक्रॉस CFED C। तो C से आपको जाना है F की तरफ, F से जाना है E की तरफ, E से जाना है D की तरफ, D से जाना है वापस C की तरफ। तो C से अगर F की तरफ जाओगे तो आएगा 3I2, फिर नीचे आओगे तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस का 6 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 इक्वल टू में 0, तो हो जाएगा 3I2 माइनस का 6I1 प्लस का 6I2 इक्वल टू में 0। तो ये I2 है, ये भी I2 है, कितना 9I2 हो जाएगा, तो माइनस का 6I1 प्लस का 9I2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी कि भैया 6I1 किसके बराबर है, 9I2 के बराबर है। इसको काट सकते हो आप, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2I1 इक्वल टू 3I2। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो, I1 की वैल्यू होगी 3I2/, ये आ गई आपके पास I1 की वैल्यू। इस I1 की वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन थी 6I1 प्लस का 3I2 इक्वल टू में 4, तो I1 की वैल्यू क्या जाएगी, 6I1 की जगह आएगा आपका 3I2/2 प्लस का 3I2 इक्वल टू में 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9I2 प्लस का 3I2 इक्वल टू में 4, तो हो जाएगा 9 प्लस 3 12 होता है, 12I2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो I2 आपके पास आ जाएगा 4/12, तो यह आ जाएगा 1/3। तो I2 की वैल्यू आ गई 1/3। इस I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका I1 आएगा आपके पास 3/2, I2 की जगह आ जाएगा 1/3, इस 3 से 3 कट जाएगा तो I1 आपका आ जाएगा 1/2। तो एक करंट हो गया 1 एम्पियर 1/2 एम्पियर, और दूसरा करंट हो गया आपका 1/3 एम्पियर।
आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी केवीएल लगा सकते थे, जो ट्रायंगल वाला था उसमें भी जाते बात। तो दुर्गा आ रहा, आप तुम्हारा आंसर आ गया आंसर, गुड। अगर आपके पास क्वेश्चन है फाइंड इस तरीके का, अरे यहाँ ध्यान दो, अगर आपके पास क्वेश्चन है इस तरीके का, फाइंड नेट करंट, कैसे निकालोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज सबको पता है क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज आप सीधे सीधे चेक कर रहे हो कि 2/4 तो 8/16 के बराबर होता है, तो आप बोलोगे 2/4 इक्वल टू क्या आएगा? 8/16, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2, तो बैलेंस कंडीशन होगी। जैसे ही व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन होती है तो इस वाली वायर से कोई भी करंट फ्लो, तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से, उसके बाद तो निकाल लोगे आप, ठीक है। ये डायरेक्ट प्लस, ये डायरेक्ट प्लस, फिर पैरेलल, फिर V इक्वल टू IR, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है, अब बताओ अब कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो पेपर में मैक्सिमम टाइम जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, बच्चा डायरेक्ट केवीएल लगा देता, केवीएल नहीं, डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा देता है, वो बैलेंस कंडीशन चेक ही नहीं करता। ध्यान रखना कि वो जो लग सकता है वो तभी लग सकता है जब व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में हो? बैलेंस कंडीशन। अभी ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है, तो मतलब ये डायरेक्टली सॉल्व, तो कैसे सॉल्व होगा? केवीएल के थ्रू। और ये सबसे खतरनाक वेरिएंट है केवीएल का, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन बनेंगी ही बनेंगी। आप खुद भी देख लो, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो जाएगा I, फिर I1 मान लो, यहाँ से I1, यहाँ I1 के कितने हो जाएंगे? I2, यहाँ क्या आ जाएगा? I1 माइनस I2, फिर ये I2 यहाँ जाएगा, I2 से कुछ करंट नीचे जाएगा, मान लो I3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? I2 माइनस I3। अब ये I3 यहाँ आएगा और ये यहाँ से नीचे आ रहा है, तो कितना करंट जाएगा इसमें? I1 माइनस I2 प्लस का I3, और ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर वापस करंट कितना जाएगा? I। और 3 लूप लगाने पड़ेंगे आपको। पहला लूप लगेगा ये वाला, दूसरा लूप लगेगा ये वाला, और तीसरा लूप लगेगा ये वाला। और 3 इक्वेशन बनेगी, 3 वेरिएबल बनेंगे, और तीनों वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने में लगते हैं 20-25 मिनट आराम से, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, तो ध्यान रखना इसमें जो क्वेश्चन मैंने डाला है वो बैलेंस वाला नहीं है, उसमें केवीएल लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्लियर हुई ये बात? ठीक है।